पाकिस्तान के अंदर कैसे हालात हैं, इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगाइए कि विदेशी राजनयिकों के काफिले पर आतंकी हमला हो गया है। तो वहीं एशिया सुपर पावर लिस्ट में आखिरकार भारत की रैंकिंग ने जापान और रूस को क्यों निराश कर दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। एशिया का नंबर 3 बन चुका है भारत। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात घाटी में विदेशी राजनयिकों के काफिले पर आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने सड़क किनारे रखे एक बम से काफिले में शामिल वाहन को निशाना बनाया, जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई, 3 अन्य घायल हो गए। पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट आज न्यूज ने पुलिस अधिकारियों के हवाले से बताया कि हमला जहानाबाद के पास हुआ था। काफिले में कई देशों के राजनयिक थे। मलकंद डीआईजी अली गंडापुर के हवाले से आज न्यूज ने बताया कि काफिले में बोस्निया, रूस, वियतनाम, इथोपिया, रवांडा, जिम्बाब्वे, इंडोनेशिया, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और पुर्तगाल के राजनयिक शामिल थे। रिपोर्ट के अनुसार काफिले की सुरक्षा के लिए तैयार पुलिस वाहन रोड पर रखे एक विस्फोटक उपकरण के चपेट में आ गया। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि यह वाहन जिले में यात्रा कर रहे लगभग 1 दर्जन विदेशी राजनयिकों की सुरक्षा का हिस्सा था। जिला पुलिस अधिकारी जहीदुल्ला खान ने विस्फोट की पुष्टि करते हुए बताया कि यह हमला विदेशी राजनयिकों के एक समूह को निशाना बनाकर किया गया था। डीआईजी गंडापुर ने कहा कि हमले में सभी राजनयिक सुरक्षित हैं, उन्हें इस्लामाबाद ले जाया गया है। गंडापुर ने रॉयटर्स को बताया कि राजनयिक मिंगोरा में चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद मालम जब्बा जा रहे थे। इसी दौरान शेराबाद के उपनगरीय इलाके में विस्फोट हुआ है। हमले की किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। पाकिस्तान में विदेशी मिशन के सदस्यों पर हमले का ये पहला मामला नहीं है। इसी 30 जुलाई को डेरा इस्माइल खान में यूएन के एक वाहन पर गोलीबारी की गई थी। संयुक्त राष्ट्र का वाहन पानी के नमूने जुटा रहा था। बुलेट प्रूफ वाहन में सभी अधिकारी सुरक्षित रहे थे। हालांकि गोलीबारी से वाहन को मामूली नुकसान पहुंचा था। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं एशिया पावर इंडेक्स 2024 में खुलासा हुआ है कि भारत एशिया में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। अब दुनिया सिर्फ अमेरिका और एशिया में चीन से पीछे है। ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट ने इस रिपोर्ट को तैयार किया है। इस वार्षिक रिपोर्ट में इकोनॉमी, मिलिट्री, डिप्लोमेसी और अन्य क्षमताओं का आधार बनाकर एशिया के 27 देशों का मूल्यांकन किया गया है। इस रिपोर्ट से ये पता चलता है कि पिछले 6 सालों में एशिया में शक्ति संतुलन कैसे विकसित हुआ है, जिसमें रूस और जापान जैसे शक्तिशाली देशों के आगे निकलकर भारत के डेवलपमेंट को दिखाया गया है। लोवी इंस्टीट्यूट के विश्लेषण के मुताबिक संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रभाव रखने के मामले में इस लिस्ट में टॉप पर मौजूद हैं। भले ही चीन से कड़ी सैन्य प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा हो, चीन की शक्ति हालांकि काफी बड़ी है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी शक्ति स्थिर हो गई है, क्योंकि अब उसकी आर्थिक वृद्धि उतनी तेज नहीं हो रही है जितनी कि कुछ विश्लेषकों ने अनुमान लगाया था। इस कारण चीन ने रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया, जो उसके क्षेत्रीय प्रभुत्व में नाटकीय वृद्धि और या गिरावट के बजाय उसकी स्थिरता के चरण को दिखलाता है। भारत का तीसरे स्थान पर पहुंचना एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जिसने समग्र शक्ति के मामले में पहली बार जापान को पीछे छोड़ दिया है। यह उपलब्धि भारत के बढ़ते प्रभाव को रेखांकित करती है और एशिया के अग्रणी शक्तियों के पदानुक्रम में है और भी ऊपर चढ़ने की इसकी अथाह क्षमता का संकेत देती है। रिपोर्ट में अमेरिका को 81.7 पॉइंट, चीन को 72.7 पॉइंट, जापान को 38.9 पॉइंट दिए गए हैं, जबकि भारत को 39.1 पॉइंट के साथ तीसरे स्थान पर रखा गया है। वहीं इस लिस्ट में 14.6 पॉइंट के साथ पाकिस्तान को 16वें नंबर पर रखा गया है। रिपोर्ट बताती है कि भारत की वर्तमान स्थिति प्रभावशाली है, लेकिन असली प्रभाव तक पहुंचने के लिए इसकी वास्तविक क्षमता का अभी भी कम उपयोग किया गया है। इसके विपरीत रैंकिंग में जापान की गिरावट के कारण इसकी आर्थिक बाधाएं दक्षिण कोरिया, चीन और ताइवान जैसे अन्य एशियाई मैन्युफैक्चरिंग दिग्गजों से उनके
होने वाले मुकाबले का दबाव है। हालांकि आर्थिक मंदी के बावजूद जापान ने अपनी रक्षा और सुरक्षा भूमिकाओं को आगे बढ़ाकर अमेरिका और एशिया में अन्य सहयोगियों के साथ संबंधों को मजबूत करके अपना कद बढ़ाया है। मुख्य रूप से एक आर्थिक और सांस्कृतिक नेता के रूप में देखे जाने से लेकर क्षेत्रीय सुरक्षा में एक सक्रिय भागीदार के रूप में देखे जाने वाला ये विकास जापान के भू राजनीतिक स्थिति के प्रति दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण मोड़ को उजागर करता है। एशिया में मिलिट्री क्षमता की गतिशीलता विशेष रूप से अमेरिका और चीन के बीच जो कंपटीशन है उसको दिखला रहा है। चीन सैन्य अंतर को लगातार कम कर रहा है, खासकर क्षेत्र में संभावित संघर्षों में सेना को जुटाने और बनाए रखने की अपनी क्षमता में लगातार इजाफा भी कर रहा है। फिर भी अपनी सीमाओं के बाहर पावर प्रोजेक्शन की इसकी क्षमता सीमित मानी जाती है, लेकिन इससे भी ये भी पता चलता है कि अमेरिका की समग्र सैन्य शक्ति से मेल खाए बिना भी चीन अभी भी पूर्वी एशिया में अपने रणनीतिक लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकता है। एशिया पावर इंडेक्स क्षेत्र के राजनीतिक माहौल की मल्टी डायमेंशनल तस्वीर पेश करता है, जिसमें स्थिर लेकिन महत्वाकांक्षी चीन से चुनौतियों के बीच अमेरिका ने अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा है। भारत के उदय और जापान द्वारा अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं के पुनर्मूल्यांकन सहित बदलती शक्ति गतिशीलता, बदलते गठबंधनों, आर्थिक प्रतिद्वंदिता और मिलिट्री एडवांसमेंट का संकेत देती है। ये घटनाक्रम क्षेत्रीय और वैश्विक भू राजनीति दोनों के भविष्य के लिए गहरे निहितार्थ रखते हैं, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन का द्विध्रुवीय प्रभुत्व एशिया में शक्ति के जटिल अंतर संबंधों के लिए मंच तैयार करता है। लोवी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट एशिया में शक्ति की उभरती रूपरेखा को उजागर करता है, जहां अमेरिका और चीन प्रमुख ताकतें बनी हुई हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभर चुका है जो आगे जाकर अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने वाला है, जो उसे एक महत्वपूर्ण शक्ति बनाएगा। जैसे जैसे वक्त बदलेगा, आर्थिक कौशल, सैन्य शक्ति, कूटनीतिक रणनीतियों का परस्पर प्रभाव क्षेत्र के भविष्य को आकार देना जारी रखेगा। भू राजनीति के संदर्भ में जिस तरीके से चीजें बदल रही है, ये चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी हो रही हैं। एक एग्जाम्पल आप देखिए, कभी क्या होता था कि अर्मेनिया पार्ट होता था रूस का, लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है कि रूस के साथ CSTO होने के बावजूद एक समय रूस ने अजरबैजान और अर्मेनिया दोनों को खूब बेचा हथियार और दोनों से फायदा उठाया। पर आज की डेट में जब CSTO को लेकर कहा गया कि आप CSTO को साइन कीजिए, आप CSTO जो साइन किया हुआ है उसका पालन कीजिए, तब रूस यहाँ पीछे हट गया। और रूस के पीछे हटने के बाद ये देखा जा रहा है कि भारत का धीरे धीरे यहाँ पर प्रभाव बढ़ता जा रहा है। भारत ने यहाँ पर खूब बेचा है अपने हथियारों को। तो ये चीज़ें देखने से मिलती है, देखने से समझ में आता है कि अब सारी चीज़ें बदल गई है। भारत यहाँ पर हथियारों का सौदागर भी बन गया है। हथियार खरीदने वाले की जगह अब भारत हथियारों को बेच रहा है। वहीं कूटनीति की बात करें तो भारत एक ऐसा देश बन गया है जो कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रहते हुए भारत ने रूस के साथ भी दोस्ती बनाकर रखी और अमेरिका के साथ भी दोस्ती बनाकर रखी। रूस से अपने तेल की खरीद भारत करता रहा और अमेरिका से डिफेंस के समझौते भी हो रहे हैं। मतलब कि भारत ने एक बैलेंस बनाने में भी कामयाबी हासिल करी है। दोनों देशों के बीच में कूटनीति का इतना अच्छा परिचय क्या हो सकता है। इजराइल और फिलिस्तीन का मामला ले ले तो वहाँ भी इसी तरीके का सीन है। भारत और इजराइल के बीच में भी अच्छे संबंध हैं, तो भारत और फलस्तीन के बीच में भी अच्छे संबंध हैं। दोनों के साथ संबंधों को भारत बरकरार रखे हुए है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।